हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट दो लेक्चर्स हम कर रहे थे एसी कंटेनिंग रेजिस्टेंस, एसी कंटेनिंग इंडक्टर। आज हम करेंगे एसी कंटेनिंग कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको हम कह देते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, एनसीईआरटी के अगर मैं पेज पे आऊँ, आज की बहुत अच्छी क्लास, आज भी दो तीन चीज़ें हमें अच्छी सीखने को मिलेंगी इससे। 241 पेज पे आपके मिलेगा ये 241। ठीक है, उसको निकालो आप। काम फिर दोबारा वही करना है। क्या कनेक्ट करना है अब की बार आपको? कैपेसिटेंस सी, वोल्टेज वही है Vm साइन ओमेगा टी। कैलकुलेट क्या करना है आपको? दोबारा वही कहिए, कैलकुलेट I एंड फाई, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या काम करते हैं हम? सबसे पहला अप्लाई KVL। देखिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये करंट फ्लो कर रहा है। उसी तरह आप घूम जाइए जिस तरह घूमना चाहते थे, कैसे भी घूम जाइए वैसे। ठीक है, लेकिन मुझे तो इसी तरह आदत पड़ रही है घूमने की, तो इसी तरह ही हम देख लेते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज, इसके अक्रॉस, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती है पता है आपको किसी को? भाई एक फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा था, अब याद देना पड़ेगा आपको। Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो होती है ना, वो कितनी होती है? Q अपॉन में C। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी रहेगी? Q अपॉन में C। ठीक है, ये फर्स्ट मिनट में है कैपेसिटेंस के पार्ट में। तो KVL अप्लाई करेंगे तो Q अपॉन में C माइनस Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। Q अपॉन में C कितना आ जाएगा? Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C Vm साइन ओमेगा। क्लियर? करना क्या है हमें? हमें ये करना है, करंट निकालना है। अपने पास क्या आ गया? चार्ज। तो करंट की इंस्टेंटेनियस फॉर्म क्या होती है? देखो, I इज इक्वल टू क्या होता है? DQ अपॉन में क्या होता है? DT। ठीक है, ये आप लिखे ना, बाई करंट डेफिनेशन। ठीक है, रखो इसमें डी बाई डी टी। क्यू की वैल्यू कितनी थी? CVm साइन ओमेगा टी। ओके, आसान काम हो गया। लास्ट केस में हमने क्या किया था? इंटीग्रेशन। अब देखो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करो। I इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा? C बार कांस्टेंट बार Vm बार, साइन का क्या होता है? कोस ओमेगा टी, और इनटू में ओमेगा। हो गया ना? ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ लिखता हूँ इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो, I इज इक्वल टू Vm अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा C। देखते हैं क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई। लिखता हूँ ऐसा है, नहीं बताइए। देखो, ये कोस की टर्म थी, हमने इसको चेंज किया, साइन 90 माइनस प्लस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो इसको मैंने लिया साइन 90 प्लस थीटा। ये ओमेगा C था, तो हमने इसको इसी तरह नीचे लिखने का कोशिश किया। क्यों? क्योंकि हम रेजिस्टेंस को हमेशा नीचे लिखते हैं, Vm अपॉन में R। ठीक है, तो अपने पास एक रिजल्ट किया गया। इसको मैं क्या लिखता हूँ? I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई। काम वही है, सेम टू सेम, बस आपको वोल्टेज पता होनी चाहिए। कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बिल्कुल आसान काम। ओके, अब तो 2 क्लासेज हो गई इसकी, ये तो आसानी हो गया होगा आपके लिए। कंक्लूजन्स, वही काम फिर करते हैं। आज की वीडियो भी मैं बहुत लेट नाइट बना रहा हूँ आपकी, लगभग टाइम देखो ये क्या हो रहा है, लगभग आप बज रहे हैं 1:15।
ठीक है, लेकिन क्या करें, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे काम। देखो कंक्लूजन्स। नंबर 1 क्या था, करंट और वोल्टेज। अब देखो कितना फेज है। अब यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, और वोल्टेज लेग्स द करंट पाई बाई 2। ऐसा ही ना, इंडक्टर के केस में क्या कर रहा था, करंट कम हो रहा था, और कैपेसिटेंस के केस में करंट क्या हो रहा है, ज्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ये काम आएंगे। अभी आप सोचो इसी टॉपिक में याद रखनी है। अब एलसीआर करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, तो उसमें यही काम आएगा तीनों में, तीनों का तो तीनों का कंबाइन करेंगे ना, तो ये काम आने ही आने हैं। दूसरा काम, पावर फैक्टर दोबारा जीरो होगा। अब नहीं बताऊंगा क्यों जीरो होगा, भाई 90 है, cos 90 जीरो, बता दिया मैंने। ठीक है, एवरेज पावर भी जीरो होगी, आई आर एम एस वी आर एम एस cos 5 cos 90 जीरो। फोर्थ केस क्या था, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म देखो आप क्या बनेगी, देखो दिस इज V, दिस इज I। अब एनसीईआरटी बुक में है, तो आप आइए पेज नंबर कहाँ पे आप आएंगे, पेज नंबर 242 पे देखिए, दिस इज वोल्टेज, एसी, करंट, वही चीज है। ठीक है, लेकिन अब एंगल कितने डिग्री से बढ़ा है, पाई बाई 2। इसका मतलब देखो, पहले करंट कम हो रहा था तो नीचे चल रहा था, अब करंट बढ़ा है तो कैसे लगे, ऐसे समझ गए ना। आ रही होगी समझ में बातें, आपको बहुत आसान लग रहा होगा ना आपको काम भी। देखो ठीक है, पिछले केस में माइनस था तो नीचे से स्टार्ट हुआ था, अब प्लस है तो प्लस ऊपर से, बस टाइम के साथ ही वेव फॉर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप बनाओगे जैसा, ठीक है, तो मतलब आप कंबाइन बनाना चाहते तो कंबाइन वाली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला केस फिफ्थ, क्या कर रहे थे हम फिफ्थ में, फेजर डायग्राम। देखो सिंप्लीफाइड तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 0 पे दिस इज v, ठीक है, दिस इज Vm, इसी पे चल रहा है v। ठीक है, Im किस तरफ चलेगा, अब की बार Im ऊपर की तरफ चलेगा, क्यों, क्योंकि अब की बार वोल्टेज से करंट ऊपर है 90 डिग्री, पिछली बार क्या था, नीचे था। ठीक है, लेकिन ये डायग्राम आपके लिए कोई यूजेबल नहीं है। ठीक है, पता होना चाहिए बस। वैसे फेजर डायग्राम देखो, Vm बढ़ा हुआ, Vm बढ़ गया, ये कितने डिग्री एंगल से, ओमेगा टी से। क्या करना है आपको, क्या करना है बताइए, अब आपको करना है करंट। पिछली बार ऐसे बनाया था नीचे, अब की बार कैसे बनेगा, नहीं थोड़ा छोटा बनेगा, ये पता है ना आपको, छोटा क्यों बन रहा है हर बार। ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो दिस इज Im और दिस इज Vm, समझ गए ना। और ये एंगल कितनी डिग्री है, 90, बस हो गया होगा तो आराम से क्लियर। पिछली बार नीचे बनाया था हमने, अब की बार इसके ऊपर, पिछली बार नेगेटिव था, अब की बार पॉजिटिव, हो गया ना। अब उस बात पे आते हैं दोबारा, सिक्स पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट पे तीन बातें हमने की थी उस दिन भी, आज भी हम तीन बातें करेंगे। Im जो होता है वो किसके बराबर था, Vm अपॉन में 1 अपॉन में ओमेगा सी। पहली बात इसमें ये है, 1 अपॉन में ओमेगा सी को हम कहते हैं XC। उसमें क्या कहा था हमने, XL। अब किसके केस में कर रहे हैं, कैपेसिटर के में, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, कैपेसिटिव। और X को क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंस। नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दूसरी बात, ग्राफ,
एक्सी और ओमेगा की ग्राफ। पिछली बार स्ट्रेट लाइन था, अब की बार कैसा आएगा? क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, समझ गए ना? कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरी बात, 1/ओमेगा सी जो है ना, उसकी यूनिट भी क्या आएगी? वो भी किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर है। अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी? ओम। ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूँ, कल अगर आपको समझ में आ गया होता तो आज भी ये ओम आप कर लेंगे। ठीक है, ये चीज तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ओमेगा की यूनिट और कैपेसिटर की यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो हो गया अपना काम बस। और क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं, ठीक है? हो गया ये आज का काम। तो आज क्वेश्चन 3 है, इससे पहले मतलब इन 3 पार्ट, ये 3 क्वेश्चन है, वो तीनों समझो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो ये समझ लो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन 7.3, एग्जाम्पल करवाने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। ठीक है, बता दूंगा आज एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करने हैं। 7.3 में रखा है, ए लैम्प इज कनेक्टेड विद सीरीज। कोई लैम्प है, ठीक है, और वो कनेक्टेड है सीरीज में कैपेसिटेंस के साथ। क्या कह रखा है आगे देखते हैं। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी। एक बार इसको डीसी से कनेक्ट किया है और एक बार इसको हम करेंगे एसी से कनेक्ट। व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, रखा है कैपेसिटर रिड्यूस। अगले केस में पहले डीसी को कनेक्ट करके देखते हैं। देखो पहला केस ये आ गया इसमें कि अगर हम किसी भी बल्ब को, ये बल्ब तो नहीं है, एक तरह का बल्ब इस तरह हुआ, ठीक है, ये बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, किसके साथ? कैपेसिटेंस के साथ। ठीक है, मैं बनाता हूँ। ठीक है, डीसी के साथ कनेक्ट किया हमने, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो डीसी के साथ जब हम इसमें करेंगे तो कैपेसिटर में क्या होगा? कैपेसिटर जब चार्ज होगा ना, जैसे ये डीसी का करंट फ्लो करेगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर अपने अंदर से करंट ले निकालेगा, मतलब फ्लो ऑफ करंट्स बंद हो जाएगा। क्या आपने ये बात कभी फर्स्ट मिनट में बताई थी मैंने आपको? नहीं बताया तो अब याद रख लो। ठीक है, डीसी अप्लाई करते हुए कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, पूरा। ठीक है, ठीक है, और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट बंद हो जाएगा। तो चार्ज कैपेसिटर में कभी भी बल्ब जलेगा नहीं, द लैम्प विल नॉट ग्लो। पहला क्या समझ में आया? ठीक है, अगर कैपेसिटर की बात आपको याद है तो आ जाएगा। द लैम्प विल नॉट ग्लो, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होते ही करंट फ्लो होना सर्किट के अंदर चेंज नहीं होता, फिर वो करंट कांस्टेंट हो जाता है, स्टडी हो जाता है, तो ये बल्ब जलेगा नहीं। अगर हम एसी यूज करते हैं, देखो, तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट हमेशा कैसा करेगा? फ्लो करेगा और लैंप ग्लो करेगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है? इसमें ये क्या रखा है, अगर हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। देखो अब ये फॉर्मूला लगाता हूं एक बार आपके सामने, फिर आपको समझ में आएगा। ये क्या रखा है, इसको हमने रिड्यूस कर दिया सी को, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? एक्स इंक्रीज करेगा, और आई एम की वैल्यू क्या होती है? वी एम अपॉन में क्या होती है? एक्सी। इसको इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या करेगा? डिक्रीज। इसका मतलब जो बल्ब है ना, पहले से स्लाइटली लेस ब्राइट करेगा, क्योंकि करंट थोड़ा सा क्या हो गया? कम, क्योंकि ब्राइटनेस इस पर डिपेंड करती है करंट पे। क्लियर? अब इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द लैम्प विल शाइन। ठीक है, जब हमें एसी लगाएंगे तो रिड्यूसिंग सी विल इंक्रीज रिएक्टेंस, therefore the lamp will shine less brightly than before। क्यों? क्योंकि करंट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 7.4, ये तो आसान ही है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। देखो इसको भी एक बार देख लो। फोर, देखो क्या 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 रखा है, ए 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, सी दे रखा है 50 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड में रहता ही हमेशा
कभी फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। कनेक्टेड टू वी दे रखा है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है उस फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये कर रखा है फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक तो निकालना आपको XC, क्या होता है 1 में ओमेगा C, और 1 में क्या होता है 2 पाई न्यू C। 2 पाई की वैल्यू पता है, न्यू की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, ठीक है। C कभी 15 माइक्रो फैराड बता रखना, माइक्रो की वैल्यू रखना 10⁻⁶, ठीक है। उसके बाद दूसरे केस में क्या रखा है आरएमएस करंट, I इज इक्वल टू V अपॉन में XC, दिस इज आरएमएस करंट, ठीक है। देखो V दे रखा है 220 और XC यहां से निकालू यहाँ। तीसरे केस में क्या रखा है पीक करंट भी निकालना है। IM इज इक्वल टू, देखो IRMS निकालोगे ना I√2, बस यहां से I आएगा ना, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज पीक करंट, ठीक है। देखो एक पे डिपेंड ये है, फिर इस पे डिपेंड ये है, इस पे डिपेंड ये है, देखो साढ़े हद होगी ना। उसके बाद ये क्या रखा है लास्ट में, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा भाई। देखो किसको, फ्रीक्वेंसी को, हाँ फ्रीक्वेंसी को हमने डबल किया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, आधा हो जाएगा। ये इनवर्सली है ना, इसको डबल करेंगे तो आधा, ठीक है। आ गया वो समझ में, मतलब ये आसान था, बहुत आसान था, ठीक है। कर लेना ये क्वेश्चन आपको साथ साथ करने हैं, ठीक है। अभी फिर मैं एक्सरसाइज की मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि संडे है, संडे में आपको थोड़ा सा काम करना है। लेकिन 7.5 ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको समझने की कोशिश करो। क्या है 7.5, ये क्या रखा है एक इंडक्टर है, इसके साथ एक बल्ब लगा रखा है, ये एक स्विच है, और इसके साथ हमने एक सोर्स लगा रखा है AC, ठीक है। क्या है ये रखा है द स्विच इज क्लोज्ड, इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एंड एन आयरन रोड इंसर्टेड ऑफ द इंडक्टर, ठीक है। द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब इंक्रीज डिक्रीज अनचेंज, ये बताना है आपको, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी या अनचेंज रहेगी। सोचो आप खुद, देखो मुझे आप एक बात बताइए, कभी आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किए थे, फेरोमैग्नेटिक, तो उसमें आयरन आता है, आयरन, ठीक है। वो क्या काम करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटिंग। तो जब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इसके अंदर, तो करंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी भाई। करंट किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे हमने आयरन से क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। इसका मतलब ये बल्ब क्या करेगा, अच्छी तरह ग्लो करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं हम। इसमें ये रखा है एज द रोड इज पास इंसर्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल मैग्नेटाइज द एंड इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा अंदर, हेंस द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस, consequently the reactance decreases। consequently inductive reactance of coil increases, हाँ ठीक है। तो as a larger fraction of the applied AC voltage across the inductor leaving less voltage across the bulb, the glow of light of the light bulb decreases। अब ये क्या रखा है इसमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। देखो ये क्या रखा है इसमें, देखो इसको इस इक्वेशन से दे रखा है आपको, देखो ओमेगा एल, जैसे ही इसके अंदर डालेंगे तो मैग्नेटिक एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ गया, एक्सएल बढ़ गया, ठीक है। अगर हम आई का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है वीएम अपॉन में एक्सएल, ये बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ वैसे बढ़नी चाहिए थी पहले, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस, लेकिन इसमें केवल और केवल इंडक्टेंस के बेस में आपको पूछ रखा है, इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तो करंट, मतलब ये करंट इंक्रीज करता, लेकिन इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि ये अपने आप किसी चीज़ का अपोज करती है, ठीक है। तो जिसके कारण ये करंट क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा और ये लेस ब्राइट जलेगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन तो नहीं दे रखा, अगर मैं ये पूछ लूँ अगर इसको डीसी से कनेक्ट कर दे तो
तो क्या होगा, अगर इसको हम डीसी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्यों, एल जो है, एल वो सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए काम करता है, ठीक है। एल कभी भी डीसी के लिए काम नहीं करता, वो अपोज करता है, देखा ना आपने एसी जनरेटर में। तो एल हमेशा किसके लिए काम करता है, एसी के लिए। ओके, तो ये क्लास आपको शायद समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, यहाँ तक आप करना, और एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 क्वेश्चन आप मैं देख रहा हूँ तो हाँ, एनसीईआरटी के आप करना फर्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है। हो पाए तो कर लेना, नहीं तो फिर मेरे से पूछ लेना, बाकी आसानी है, कर लो यार। गुड नाइट।